तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा होंगे। आप सभी का मूड कैसा है, आप लोग अपने मूड के बारे में बताइए। तो अगर आज आपका मूड अच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मूड के बारे में। तो ग्रामर का हमारा जो अगला चैप्टर है ये है मूड। तो रेनन मार्टिन के बुक से हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। कंप्लीट ग्रामर सीरीज आपको रेनन मार्टिन का इस चैनल पे मिलेगा। तो आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 23, जिसके अंदर हम लोग मूड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। तो अगर आपका भी मूड पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, मतलब मूड क्या होता है, सब्जेक्टिव मूड किसे कहते हैं, इंडिकेटिव मूड किसे कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये वीडियो वही लोग देखें जिसका मूड ठीक है। जिसका मूड ठीक नहीं है प्लीज आप इस वीडियो को नहीं देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ, ही इज अ मिलियनर। मिलियनर का मतलब क्या होता है? मिलियनर का मतलब होता है करोड़पति। कौन बनेगा? करोड़पति। मिलियनर का मतलब होता है करोड़पति। उसके बाद हमने यहां पर इसी सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में लिखा है, ही वॉज अ मिलियनर। ही वॉज अ मिलियनर। और उसके बाद जो सेंटेंस है इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा क्लाउज जोड़ा है, जैसे कि आई इंसिस्ट दैट ही बी अ मिलियनर। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे सेंटेंस है, आई विश ही वर अ मिलियनर। अब अगर ये तीनों सेंटेंस को देखोगे, सबसे पहले हमारे टोटल सेंटेंसेस कितने? 4 सेंटेंसेस है। तो इन 4 सेंटेंसेस को मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं। जो पहला दो सेंटेंस है, जो पहला दो सेंटेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फैक्चुअल। इसे हम बोलेंगे फैक्चुअल। और जो आखिरी के दो सेंटेंसेस है, इसे हम बोलेंगे नॉन फैक्चुअल। इसे हम बोलेंगे नॉन फैक्चुअल। अब देखो, फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल का मतलब क्या हुआ? फैक्चुअल का मतलब वैसे सेंटेंसेस जिससे हमें फैक्ट के बारे में पता चलता है। और फैक्ट हम किसे कहते हैं? फैक्ट हम वैसे चीजों को कहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो, मतलब जो कि सच हो। जैसे कहने का मतलब है ही इज अ मिलियनर। मतलब अगर इस तरीके से सेंटेंस में हम ये बात को बोल रहे हैं कि ही इज अ मिलियनर, तो इसका मतलब है कि वाकई में वो एक मिलियनर है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि वह एक करोड़पति है, वह एक मिलियनर है। और अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो ही वॉज अ मिलियनर। देखो ये भी सेंटेंस क्या है? ट्रू है। ये भी सेंटेंस से पता चल रहा है कि पास्ट में वह करोड़पति था, अभी नहीं है। तो ये हम प्रेजेंट का फैक्ट बता रहे हैं और ये हम पास्ट का फैक्ट बता रहे हैं। दोनों क्या फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा सत्य होता है। फैक्ट हम उन्हीं चीजों को कहते हैं जिसका सच्चाई से लेना देना होता है। तो फैक्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है, फैक्ट पास्ट का भी हो सकता है। तो ये जो बोला जा रहा है ही इज अ मिलियनर, ये प्रेजेंट का फैक्ट है, और ही वॉज अ मिलियनर ये पास्ट का फैक्ट है। इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेस को हमने किस कैटेगरी में रखा? फैक्चुअल कैटेगरी में रखना। हमने इसे फैक्चुअल यानी फैक्ट के कैटेगरी में रखा। उसके बाद अगर बात करें, आई इंसिस्ट दैट ही बी अ मिलियनर। अब मुझे ये बताना सबसे पहले, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कैसे करेक्ट है आगे हमें पता चलेगा। पहले हम जानते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस के क्या मीनिंग हुए। आई इंसिस्ट दैट ही बी अ मिलियनर, मतलब मुझे पता है कि वह मिलियनर नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा डिजायर है, मेरा ऐसा डिमांड है, मेरा ऐसा इच्छा है कि वह करोड़पति बन जाए। जैसे आप करोड़पति बन जाए, मतलब मेरा ऐसा डिमांड है, मेरा ऐसा तरह से डिजायर है कि आप करोड़पति बन जाए। मतलब आप करोड़पति नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप करोड़पति बन जाए। मेरी इच्छा है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन अभी आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। तो इसका मतलब है कि आई इंसिस्ट दैट ही बी अ मिलियनर। मतलब मैं इस बात पे जोर देता हूं कि वह एक मिलियनर बन जाए। मतलब अभी वो मिलियनर नहीं है। तो अभी अगर वो मिलियनर नहीं है तो ये बात फैक्ट है या नॉन फैक्ट है? ये बात नॉन फैक्ट है, यानी इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो वाकई में हमारे कहने पे अगर वो पहले से मिलियनर होता तो वो एक फैक्ट है, लेकिन हमारे कहने पे वो मिलियनर नहीं है।
हमारी बल्कि ऐसी इच्छा है कि वो मिलियनर बन जाए, हमारा ऐसा डिमांड है, तो इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम अगर चौथे नंबर के सेंटेंस की बात करूं तो आई विश ही वर अ मिलियनर, काश वो मिलियनर होता, काश वो मिलियनर होता, काश वो करोड़पति होता, लेकिन वो है नहीं, होता लेकिन वो है नहीं, मतलब क्या है, ये भी एक नॉन फैक्ट है, तो इसको भी हम कहां रखेंगे, नॉन फैक्चुअल के कैटेगरी में रखेंगे। तो देखो ये जो सेंटेंसेस है ये अलग अलग तरह के मूड बताने का काम कर रहे हैं। ये सेंटेंसेस से हमें अलग अलग मूड के बारे में पता चल रहा है, राइटर का या स्पीकर के अलग अलग इंटेंशन के बारे में पता चल रहा है, तो उसी को हम मूड कहते हैं। तो आइए सेंटेंस मूड का एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हाट इज मूड? मूड हम किसे कहते हैं? देखो, मूड इज अ वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर और द राइटर। तो देखो, मूड का टेंस वेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले मैं एक बात फिर से बता दूं कि मूड का टेंस वेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। मूड का लेना देना होता है वर्ब के फॉर्म से। मूड का लेना देना होता है वर्ब के फॉर्म से। वर्ब के वो फॉर्म, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का वो फॉर्म जो कि किसी भी स्पीकर का या राइटर का, स्पीकर मतलब बोलने वाला, वक्ता का या राइटर का, उसके इंटेंशन के बारे में बताए, उसके इंटेंशन के बारे में बताए, मतलब वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो किस तरीके से दे रहा है, उसका मूड क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, उसका बोलने का टोन क्या है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। सो मूड इज दैट वर्ब फॉर्म जो कि इंडिकेट करे स्पीकर के इंटेंशन के बारे में, स्पीकर के मकसद के बारे में, उसके टोन के बारे में, उसके इरादे के बारे में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मूड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं मूड्स के टाइप्स के बारे में। हाँ, अब हम मूड्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ मूड्स। देखो, वैसे तो मेनली मूड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिकेटिव मूड और एक होता है सब्जंक्टिव मूड, लेकिन रेन एंड मार्टिन के बुक में तीन तरह के मूड दिए हुए हैं। एक तो मूड है इंडिकेटिव मूड, दूसरा मूड है इंपेरेटिव मूड और तीसरा मूड है सब्जंक्टिव मूड। अब देखो, इंडिकेटिव मूड हम किसे कहते हैं? वैसे सेंटेंसेस, वैसे स्टेटमेंट जिससे फैक्ट के बारे में पता चले, जिससे फैक्ट के बारे में पता चले। मतलब फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट वैसे चीजें होते हैं जो कि ट्रू होते हैं, यानी फैक्चुअल चीजों को जिस सेंटेंस से, जिस स्टेटमेंट से फैक्ट्स के बारे में पता चलता है उसे हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। देखो, दूसरा है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं, वैसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिससे कमांड के बारे में पता चले या इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चले, मतलब जिससे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट के बारे में पता चले। वैसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कि वो इंपेरेटिव मूड है। कैसा मूड है? इंपेरेटिव मूड है। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जंक्टिव मूड की, तो सब्जंक्टिव मूड जो होते हैं वो नॉन फैक्चुअल होते हैं, यानी कि उसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन टाइप्स के मूड है। तीनों टाइप्स के मूड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सीधे तरीके से समझाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। चलिए, तो ध्यान देना। देखो, पहले शुरू करते हैं इंडिकेटिव मूड से। तो देखो, इंडिकेटिव मूड जो होता है ना, इंडिकेटिव मूड टेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, मतलब इसका टेंस से लेना देना होता है। इंडिकेटिव मूड को बेसिकली टेंस से लेना देना होता है, इसको टेंस से लेना देना होता है। ठीक है, इंडिकेटिव मूड को। और इंडिकेटिव मूड देखो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। और इंडिकेटिव मूड से हमें किसके बारे में पता चलता है? फैक्ट के बारे में पता चलता है। तो देखो, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिकेटिव मूड का हम यूज करते हैं, बेसिकली इंडिकेटिव मूड का हम यूज करते हैं टू स्टेट अ फैक्ट, टू स्टेट अ फैक्ट, फैक्ट बताने के लिए, फैक्ट बताने के लिए हम इंडिकेटिव मूड का यूज करते हैं। और इंडिकेटिव मूड में जो वर्ब्स होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चलता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे यहां पर सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज लगा दिए, अगर वर्ब हमारे पास बी का फॉर्म हो तो इज लगा दिए। जैसे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर इज ना लग करके आर लग जाएगा, यानी कि इंडिकेटिव मूड में जो वर्ब होगा ना, वर्ब के फॉर्म्स होंगे वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। उसके बाद अगर वो पास्ट का फैक्ट होगा तो पास्ट में हो जाएगा, अगर वो पास्ट का होगा तो यहाँ पर जैसे पास्ट में हमने कर दिया देवर हो गया। अगर पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज होगा। यानी टोटल चीजें जो हमने टेंस में पढ़ा है, जो चीजें
टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो, जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज हो, और जिससे फैक्ट के बारे में पता चले। वो फैक्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो फैक्ट पास्ट का भी हो सकता है, तो उसी को हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला इसका काम होता है टू स्टेट अ फैक्ट, कोई फैक्ट बताने के लिए। और ये फैक्ट मैं फिर से बता दूं, ये फैक्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है और ये फैक्ट पास्ट का भी हो सकता है। तो जैसे देखो यहां पर दो हमने एग्जाम्पल लिया, दोनों एग्जाम्पल क्या है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मुझे बताना ये एक फैक्ट है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है कि नहीं है। फैक्ट हम फिर से बोलते हैं, फैक्ट हम किसे कहते हैं, फैक्ट वैसे चीजों को बोलते हैं जिसका सच्चाई से लेना देना होता है। तो यहां पर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये बात सही है कि नहीं सही है, तो ये एक फैक्ट है। भाई कब का फैक्ट है, ये प्रेजेंट का एक फैक्ट, ये प्रेजेंट का एक फैक्ट है। अच्छा, कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री का स्टूडेंट है। तो न्यू दिल्ली से पहले कोलकाता, यानी पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स के टाइम में कैलकाटा बोला जाता था। तो कैलकाटा न्यू दिल्ली से पहले इंडिया का कैपिटल था। 1911 तक, 1911 तक इंडिया का कैपिटल कौन था, कैलकाटा था। अभी के वर्तमान टाइम में हम कोलकाता बोलते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन कब का फैक्ट है, ये पास्ट का फैक्ट है। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिससे फैक्ट के बारे में पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटिव मूड बोलते हैं, उसे हम इंडिकेटिव मूड बोलते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे हमने बोला यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये क्या है, ये एक फैक्ट है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहां पर ही लिखूंगा तो गो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। बात समझ में आ रही है। पास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे वे लोग स्कूल जाते थे तो दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। तो ये सारा क्या, ये सारे फैक्ट्स है, मतलब ये सभी सेंटेंसेस को हम इंडिकेटिव मूड कहेंगे। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो पहला तो ये है कि इंडिकेटिव मूड का यूज करते हैं फैक्ट बताने के लिए। भाई दूसरा यूज क्या है इसका, इंडिकेटिव मूड का, तो ध्यान देना, इंडिकेटिव मूड का दूसरा यूज है टू आस्क अ क्वेश्चन। तो जहां पर हम क्वेश्चन करने का काम करते हैं, जिस सेंटेंस से क्वेश्चन के बारे में पता चलता है, प्रश्न के बारे में पता चलता है, वैसे सेंटेंस को भी हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। ध्यान देना, जैसे हमने क्वेश्चन किया आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप सेटिस्फाइड है, ये क्या है, क्वेश्चन है। डिड ही हेल्प यू, क्या उसने आपकी मदद करी, ये भी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इंडिकेटिव मूड के अंदर आएगा। तो इंडिकेटिव मूड से हम दो चीज बताने का काम करते हैं, या तो एक फैक्ट बताने का काम करते हैं, या तो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो जिस स्टेटमेंट से फैक्ट बताने का काम करेंगे या क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, वैसे मूड को हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। चलिए, इंडिकेटिव मूड अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं इंपेरेटिव मूड। तो इंपेरेटिव मूड हम पहले ही बता चुके कि इंपेरेटिव मूड हम किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस का पता चले, वैसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव मूड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहले इंपेरेटिव मूड से हम एक कमांड बताने का कोशिश कर रहे हैं। कमांड का मतलब, कमांड अपने आप में ऑर्डर ही होता है, ठीक है। तो जैसे कम हियर, मैंने बोला कम हियर, यहां आओ, हमने क्या किया, कमांड किया, एक तरह से कह सकते हैं ऑर्डर किया। वहां जाओ, हमने क्या किया, अगेन हमने यहां पर कहीं ना कहीं ऑर्डर या कमांड किया। बात समझ में आ रही है। तो ये इंपेरेटिव है, ये इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव के साथ एक खास चीज आप हमेशा ध्यान रखना, देखो दूसरे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट यू हो सकता है, सब्जेक्ट ही हो सकता है, सब्जेक्ट शी हो सकता है, सब्जेक्ट वी हो सकता है, सब्जेक्ट दे हो सकता है, या किसी का नाम भी हो सकता है। तो दूसरे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपेरेटिव मूड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट फिक्स होता है। सब्जेक्ट फिक्स होता है। सब्जेक्ट क्या फिक्स होता है, यू, यू फिक्स होता है। भाई इंपेरेटिव में सब्जेक्ट यू क्यों फिक्स होता है, सब्जेक्ट यू इसलिए फिक्स होता है क्योंकि हम ऑर्डर या कमांड किसको करेंगे, अपने से सामने वाले व्यक्ति को करेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट किससे करेंगे, अपने से सामने वाला व्यक्ति से करेंगे। हम लोग सजेशन या फिर एडवाइस किसको देंगे, अपने से सामने वाले व्यक्ति को देंगे। और अपने से सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं।
तो इसलिए इंपेरेटिव मूड में या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो फिक्स होता है, क्योंकि उसके केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, वो कौन होता है, यू होता है। और सब्जेक्ट फिक्स होने के कारण 99% केसेस में ये सब्जेक्ट को अंडरस्टूड माना जाता है, इसको लिखा नहीं जाता। जैसे देखो, डायरेक्टली बोला गया कम हेयर, तो यहां पर सब्जेक्ट यू कहां गया, सब्जेक्ट यू यहां पर नहीं लिखा गया, मतलब वो अंडरस्टूड है। भाई क्यों अंडरस्टूड है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कम हेयर, मैं किसको बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, अपने से सामने वाला व्यक्ति को बोल रहा हूं। तो जो चीजें साफ साफ क्लियर है ना, उसको लिखी नहीं जाती है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा केस ये है कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जहां पर सब्जेक्ट यू के जगह पे कुछ और भी चीजें आ सकती है, लेकिन वैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट से शुरू होता है। जैसे देखो, जैसे हमने बोला कि उसे जाने दो, हमने बोला उसे जाने दो, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन है या फिर ऑर्डर है, ठीक है। तो उसे जाने दो, तो ऐसे सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा। तो लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब देखो, ये भी इंपेरेटिव मूड है, ये भी इंपेरेटिव मूड है, ये भी इंपेरेटिव मूड है। लेकिन ध्यान देना आपको इस बात पे कि यहां पर देखो, लेट से जब स्टार्ट होगा ना, तो वहां पर यू ना लग करके यहां पर कोई दूसरे प्रोनाउन आएंगे, अलग अलग प्रोनाउन आ सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर वो हम बोल रहे हैं कि लेट अस डू इट, तो अस हो जाएगा यहां पर, है ना, या कोई और भी सब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन इसको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब, अगर हम लिख दिए यहां पर लेट ही गो, लेट ही गो, तो ये सब्जेक्टिव केस गलत हो जाएगा। आपको ही नहीं, आपको यहां पर हिम लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन 99% केसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो फिक्स होता है, और सब्जेक्ट कौन होता है, यू होता है। बात आपको समझ में आ रही है। हाँ, लेट वाले सेंटेंस अगर स्टार्ट होंगे, लेट से स्टार्ट होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में कोई दूसरे प्रोनाउंस भी आ सकते हैं। यू भी आ सकता है, यू नहीं आएगा, क्योंकि यू तो हम सामने वाला को ही बोल देते हैं, यू नहीं आएगा। यू को छोड़ करके कोई दूसरे कोई दूसरे थर्ड पर्सन के यहां पर प्रोनाउन आ सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, तो इंपेरेटिव मूड और क्या बताता है, इंपेरेटिव मूड से हम इंस्ट्रक्शन बताते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन भी हम किसको देते हैं, अपने से सामने वाला व्यक्ति को देते हैं। तो जैसे हमने बोला, हमने यहां पर इंस्ट्रक्शन के लिए बोला टर्न ऑन द कंप्यूटर, टर्न ऑन द कंप्यूटर, हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया। होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, मतलब थोड़े देर के लिए वेट करो। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, वेट करना, है ना। तो ये दोनों सेंटेंस क्या बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन भी किस में आते हैं, इंपेरेटिव मूड में आते हैं। उसके बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस से सजेशन या एडवाइस भी बता सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपेरेटिव मूड जो होता है, उससे सजेशन या एडवाइस का भी पता चलता है। जैसे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं या सजेशन कर रहे हैं। ट्राई टू डू बेटर, भाई बेहतर करने का कोशिश करो, एक तरह से एडवाइस है या सजेशन है। इंपेरेटिव सेंटेंस और क्या बताता है, देखो, इंपेरेटिव मूड से हम रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं। जैसे प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतजार करें। काइंडली ग्रांट माई लीव, कृपया करके मेरे छुट्टी का परमिशन दे, मेरी छुट्टी को ग्रांट करें। तो ये क्या कर रहे हैं, जहां पर भी हम प्लीज या काइंडली वर्ड लगा दिए, उससे क्या पता चलता है, उससे रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंपेरेटिव मूड। आइए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मूड के बारे में, दैट इज सब्जंक्टिव मूड, दैट इज सब्जंक्टिव मूड। अब सब्जंक्टिव मूड में एक चीज जान लीजिएगा, सब्जंक्टिव मूड दो तरह के होता है। सब्जंक्टिव मूड दो तरह के होगा, दो तरह के सब्जंक्टिव मूड होते हैं। एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव, एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव, और एक होता है पास्ट सब्जंक्टिव। प्रेजेंट सब्जंक्टिव और पास्ट सब्जंक्टिव, ध्यान देना है। साथ ही साथ वर्ब के फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखो, जब हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव बोलते हैं तो इसका मतलब टेंस मत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट टेंस की बात बोल रहे हैं। जब हम पास्ट सब्जंक्टिव बोलते हैं तो फिर से आप गलत फहमी में नहीं रहना है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब भी हम सब्जंक्टिव मूड की बात करेंगे तो यहां पर टेंस से हमारा कुछ लेना देना होगा नहीं, बल्कि वर्ब के फॉर्म से लेना देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट सब्जंक्टिव कहेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा,
वर्ब का बेस फॉर्म होगा, वर्ब का बेस फॉर्म होगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव में कौन आता है? वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म वास्तव में पता है कौन होता है? बेस फॉर्म वास्तव में V1 होता है, इसी को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में तो भाई प्रेजेंट टेंस में V1 भी आता है, प्रेजेंट टेंस में V5 भी आता है, प्रेजेंट टेंस V1 भी बताता है और V5 भी बताता है। लेकिन हम यहाँ पर टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूड की बात कर रहे हैं, और खास करके सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहे हैं। और सब्जेक्टिव मूड में वर्ब का फॉर्म कैसा होगा? उसका बेस फॉर्म होगा। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? V1 को बोलते हैं, यानी उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं। और सब्जेक्ट चाहे हमारा कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर हाल में वहां पर वर्ब क्या लगेगा? V1 लगेगा, यानी वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। दूसरी बात ध्यान देना, अगर हम पास्ट सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो अगेन हमारा पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है वर्ब के फॉर्म से। तो अगर यहां पर ध्यान देना, अगर पास्ट सब्जेक्टिव है तो मेन वर्ब को आपको V2 के फॉर्म में रखना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में रखना है। और अगर आपका वर्ब कहीं से अगर बी आ रहा है तो बी को यहां पर क्या कर देना? वर कर देना है, बी को यहां पर वर कर देना है। अगेन मैं बोलता हूं, सब्जेक्टिव मूड को सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। टेंस से भी कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हाँ, किससे लेना देना होता है? वर्ब के फॉर्म से लेना देना होता है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म V1 को कहते हैं। और पास्ट सब्जेक्टिव हम किसको बोलेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अगर आपका वर्ब बी रहे, बी देखो बी रहे, तो बी का V2 क्या होता है भाई? बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? बी का पास्ट फॉर्म होता है या तो वाज होता है या तो वर होता है। और वाज वर तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, फिर से मैं बता रहा हूं, हम लोग टेंस नहीं बता रहे हैं। तो यहां पर वाज से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, हमारा लेना देना होगा केवल वर से, हमारा लेना देना होगा केवल वर से। तो आई होप कि आपको यहां पर पता चल गया कि हम किसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव और पास्ट सब्जेक्टिव में किसे बोलते हैं और इसमें वर्ब का फॉर्म क्या होता है। आई होप ये बात आपको यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है, हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रेजेंट सब्जेक्टिव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या करता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव से क्या पता चलता है? सबसे पहले मैं बता दूं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव से पता चलता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव का मतलब हो गया जो प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में बात करे, जो प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में बात करे, इवन फ्यूचर के सिचुएशन के बारे में बात करे। प्रेजेंट सब्जेक्टिव को पास्ट के कोई इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेजेंट के सिचुएशन के बारे में बात करता है या पास्ट के सिचुएशन के, प्रेजेंट के सिचुएशन के बारे में बात करता है या फ्यूचर के सिचुएशन के बारे में बात करता है। सब्जेक्टिव मोड में प्रेजेंट सब्जेक्टिव का पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, पास्ट के इवेंट से कोई इसका रिलेशन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने यहां पर सेंटेंस लिखा है, लेकिन उन सेंटेंस से पहले आप जान लीजिए कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव क्या बताता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव से हमें क्या पता चलता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव डिजायर बताता है, होप बताता है, डिमांड बताता है। तो डिजायर का मतलब कि कोई इच्छा हो गया, जैसे आप चाहते हैं कि कोई चीज हो जाए, आपकी इच्छा है। या होप आपका ऐसा आशा है, या आपका ऐसा डिमांड है, या कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है या इनडायरेक्ट ऑर्डर है किसी चीज के होने के लिए, या फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। फिर से सुनना, जिस सेंटेंस से हमें डिजायर के बारे में पता चले, होप के बारे में पता चले, डिमांड के बारे में पता चले, मतलब कोई चीज ऐसा हुआ नहीं है लेकिन आपकी ऐसी डिमांड है कि ऐसा हो, आपकी ऐसी इच्छा है कि ऐसा हो, आप ऐसा आशा करते हैं कि ऐसा हो, या ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ऐसा हो, या आप किसी को इनडायरेक्ट सजेशन या एडवाइस देना चाहते हैं कि ऐसा उसके साथ हो, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। तो देखो यहां पर आपको बताना इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। जो सही होगा वो सही होगा, उसके साथ तो कुछ नहीं करना, लेकिन जो गलत होगा उसको हम सही करेंगे। तो पहले सेंटेंस क्या लिखा हुआ? आई सजेस्ट दैट ही हैव अ कार। अब ये सेंटेंस सही या गलत है? चलिए आप लोग बताइए। आई सजेस्ट दैट ही हैव अ कार, ये सेंटेंस सही या गलत है? तो मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस
ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो क्या, आई सजेस्ट दैट ही हैज अ कार, ये सेंटेंस सही है गलत है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आई सजेस्टेड दैट ही हैव अ कार, ये सेंटेंस सही है गलत है? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर जो सेंटेंस मुझे सही लग रहा था आपने उसी को गलत बता दिया, और जो गलत लग रहा था आपने उसको सही बता दिया। भाई क्या चल रहा है चक्कर? चलिए मैं बताता हूं क्या चक्कर है, क्योंकि आप यहां पर टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहां पर मूड पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा क्यों लगा होगा, पहले मैं आपके मन की बात जानना चाहता हूं। पहले मैं आपके सोच के अकॉर्डिंग में बताता हूं कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बहुत सारे, लगभग मेरे पढ़ाते हुए, अभी मैंने 2010 में पढ़ाना शुरू किया था, टोटल मेरे पढ़ाए हुए अभी 2023 चल रहा है, यानी टोटल 13 ईयर हो गए मेरे पढ़ाने के, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में। तो मुझे पता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाया, तो मुझे पता है कि कौन से बच्चे कैसे सोचते हैं। तो यहां पर मैं पहले आपके सोच के अकॉर्डिंग बताऊंगा क्यों आपने कैसे सोचा कि चीजें जो आपने जिसको सही माना वही गलत हो गया और जिसको गलत माना वो सही हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो आइए जानते। देखिए यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर तो ही के साथ तो हैव नहीं लगता है। क्या ही के साथ हैव लगता है? क्या ही के साथ हैव लगता है? बताना, ही के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा? ही के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा? तो कोई भी बोलेगा, एक बच्चा भी बताएगा सर कि यहां पर ही के साथ हैव लगाना गलत हो जाएगा सर, ही के साथ हैज लगाना चाहिए क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन सर आपने तो इसको गलत, आपने तो इसको सही बता दिया। आप बोल रहे हैं कि यहां पर ही के साथ हैव सही है। भाई बिल्कुल सही है, क्यों सही है मैं बताऊंगा। अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहां पर मुझे चीजें सही लग रही थी, यहां पर देखिए आपने ही के साथ हैज लगा दिया, यानी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये सेंटेंस तो सही होना चाहिए था, लेकिन आपने इसी को गलत बता दिया। उसके बाद ध्यान देना सर, यहां पर जैसे क्या हो ना कि जब किसी सेंटेंस में दो क्लाउजेस हो, तो अगर मेन क्लाउज अगर पास्ट में हो, क्योंकि देखो यहां पर सजेस्ट लिखा हुआ है, यहां भी सजेस्ट लिखा हुआ है, यानी सजेस्ट प्रेजेंट में, लेकिन यहां पर सजेस्टेड लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस यहां पर पास्ट में, यानी मेन क्लाउज जो है वो पास्ट में है। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, टेंस के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अगर मेन क्लाउज अगर पास्ट में है तो दूसरे क्लाउज का, यानी डिपेंडेंट क्लाउज का, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज का भी जो वर्ब है वो पास्ट में होना चाहिए। तो सर जब यहां पर सजेस्ट की जगह पे सजेस्टेड है, तो सर आप यहां पर हैव नहीं लिख सकते, सर आपको यहां पर हैव की जगह पे हैड लिखना पड़ेगा। चलिए आपका सोच बिल्कुल सही है, टेंस के अकॉर्डिंग, मूड्स के अकॉर्डिंग नहीं। आपका सोच टेंस के अकॉर्डिंग सही है, मूड के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, इंडिकेटिव मूड का लेना देना टेंस से होता है, सब्जेक्ट के नंबर से होता है, बट यहां पर हम इंडिकेटिव मूड नहीं पढ़ रहे, यहां पर हम पढ़ रहे सब्जेक्टिव मूड। और सबसे पहला मैं आपको बात बता देता हूं कि सब्जेक्टिव मूड को सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, सब्जेक्टिव मूड को सिंगुलर प्लूरल से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये ही सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई हमारा वास्ता नहीं है। दूसरी बात, सब्जेक्टिव मूड को टेंस से भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसा मत देखिए कि यहां पर अगर पास्ट में है, सजेस्टेड अगर पास्ट में है, तो ये भी हमारा, ये जो हैव है ये भी पास्ट में हैड होना चाहिए था। तो अगेन आप क्या कर रहे हैं, फिर से आप टेंस का हेल्प ले रहे हैं, जबकि यहां पर टेंस तो अप्लाई होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फिर चीजें होगा क्या, तो ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको बात बता रहा हूं। अभी हम लोग किसका यूज जान रहे हैं, सब्जेक्टिव, प्रेजेंट सब्जेक्टिव का। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव का मतलब क्या, प्रेजेंट सब्जेक्टिव का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म। भाई हमें क्या चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। वर्ब का बेस फॉर्म का मतलब क्या होगा, किसी भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, उसमें कोई ING, कोई ED, कोई EN, कोई S, कोई ES ना लगा हो, उसका ओरिजिनल फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म। और बेस फॉर्म हम किसको बोलते हैं, V1 को बोलते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। तो ध्यान देना, तो सबसे पहली बात आपको यह जानना पड़ेगा, इंडिकेटिव मूड का मतलब हो गया टेंस, सब्जेक्ट का नंबर, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन सब्जेक्टिव मूड का टेंस और सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। सर हम कैसे जानेंगे सर कि वो इंडिकेटिव है या सब्जेक्टिव है? मैं बताता हूं, सिंपल सी बात है, सेंटेंस पढ़ करके पहले देख लेना क्या वो बात उसके साथ सच है, क्या वो बात सत्य है,
अगर कोई बात सत्य है, फैक्ट है, तो इंडिकेटिव मोड है, और वहां पर टेंस टेंस के अकॉर्डिंग चलो, आप सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चलो, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चलो। लेकिन अगर किसी सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि वो फैक्ट नहीं है, वो नॉन फैक्चुअल है, यानी सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो समझ लेना कि वो सब्जेक्टिव मूड होने वाला है, और सब्जेक्टिव मूड को टेंस से और सब्जेक्ट के नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं होता। क्लियर है बात? अब देखो, अगर अलग से हम ये सेंटेंस लिखे, अगर अलग से ये सेंटेंस हम लिखे, अलग से हमने ये सेंटेंस लिखा कि ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, और मैंने फिर से लिखा ही हैव अ कार, ही हैव अ कार। तो फिलहाल के लिए अभी जो हमने सेंटेंस लिखा, आप इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ तुलना मत करना, इसको अलग से देखो। तो जब मैं बोल रहा हूं ही हैज अ कार, यानी कि उसके पास एक कार है, तो ये क्या है? ये सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है? ये फैक्ट है कि नहीं है? ये फैक्चुअल है कि नॉन फैक्चुअल है? भाई फैक्चुअल है। जब हम बोल रहे हैं कि उसके पास कार है, तो है, मतलब पहले से कार उसके पास है, यानी एक फैक्ट है। और जो फैक्ट रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो भाई टेंस के अकॉर्डिंग चलिए यहां पर। तो दोनों में से सेंटेंस कौन सा सेंटेंस सही होगा? दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा? दोनों में से पहले वाले सेंटेंस सही होगा। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव नहीं आता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैज आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ये फैक्चुअल सेंटेंस। अब आइए बात करते हैं इधर वाले सेंटेंस। अब देखो, पढ़ करके देखो, आई सजेस्ट दैट ही हैव अ कार, मतलब मैं ऐसा एडवाइस देता हूं, मैं ऐसा सजेशन देता हूं कि उसके पास एक कार हो। बेचारा उसके पास कार नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके वो अपना ऑफिस जाता है, और इसलिए उसे बहुत दिक्कत होता है। वो घर देर से पहुंचता है, देर से ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है, उसे घर पहुंचने में देर हो जाता है। तो मेरा ऐसा सजेशन है, एक तरह से मेरा एक डिमांड है, सजेशन है, मेरा डिजायर है कि उसके पास एक कार हो। मेरा ऐसा एडवाइस है कि तुम्हारे पास एक कार हो। तुम्हारे पास एक कार हो का मतलब क्या है? तुम्हारे पास पहले से कार नहीं है, मतलब ये फैक्ट नहीं है, ये नॉन फैक्ट है। तो नॉन फैक्ट वाली बात में हम क्या करते हैं? वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, और बेस फॉर्म का मतलब V1। तो आप मुझे बताना कि हैव और हैज, ये दोनों में से बेस फॉर्म कौन है? हैज तो V5 है, तो ये तो बेस फॉर्म नहीं होगा। तो बेस फॉर्म कौन होगा? हैव होगा, हैव होगा। तो बेस फॉर्म हमारा हैव है, और जब बेस फॉर्म हम बोल दिए, यानी इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट यहां पर ही रहे, चाहे दे रहे, चाहे वी रहे, चाहे यू रहे, कुछ भी रहे, वर्ब तो V1 ही लगेगा। ठीक है? तो इसलिए इसलिए ये जो सेंटेंस है ये सही है, ये सही है, यानी कि ही के साथ हैव लगना बिल्कुल सही है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आई सजेस्ट दैट, फिर से आप सजेस्ट ही कर रहे हैं, मतलब उसके पास कार नहीं है, मतलब नॉन फैक्चुअल है। तो नॉन फैक्चुअल है, तो नॉन फैक्चुअल में आपने V5 कैसे लगा दिया? V5 तो नहीं लगा सकते, बेस फॉर्म लगाना था, इसलिए सेंटेंस गलत है। अब देखो, आई सजेस्टेड दैट, यानी मैंने ऐसा सजेशन कब दिया? पास्ट में दिया। तो मैंने पास्ट में जो सजेशन दिया वो किस सिचुएशन के लिए दिया? भले सजेशन मैंने पास्ट में दिया, लेकिन सिचुएशन तो प्रेजेंट की है। मैंने उसे सजेस्ट किया, मैंने उसे सजेशन दिया कि भाई तुम्हारे पास एक कार हो, या तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, मतलब तुम्हारे पास है नहीं। तो भले ही पहले वाले जो मेन क्लाउज है ना, ये सेंटेंस पास्ट का है, एक स्टेटमेंट है पास्ट का, लेकिन जिस बात पे हमने सजेशन दिया वो तो इस बात पे सजेशन दिया। और ये वाला बात क्या है? ये वाला बात अभी भी क्या है? नॉन फैक्चुअल है। और नॉन फैक्चुअल है तो फिर से हमें टेंस से कोई लेना नहीं, यहां पर भी है भी रहेगा, तो ये भी सेंटेंस सही है। बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे? सर जब आप सेंटेंस को अलग से लिख रहे हैं, अलग से सेंटेंस को लिखें कि ही हैव, ही हैज, या ही हैव अ कार, तो सेंटेंस को देख के ही पता चल रहा है कि ये फैक्ट है, और फैक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको चुन लिया। लेकिन सर ऐसा सेंटेंस रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फैक्चुअल है कि नॉन फैक्चुअल है?
तो एक बात मैं बताऊं, जो नॉन फैक्चुअल वाले सेंटेंसेस होंगे ना, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ब्स जुड़ी हुई होती है, जैसे कि जुड़ा हुआ सजेस्ट दैट, एडवाइस दैट, इंसिस्ट दैट, रिक्वेस्ट दैट, तो ऐसे ऐसे वर्ब्स जुड़े होते हैं उसके साथ। तो उन वर्ब्स को देख करके ही आप हिंट लगा लोगे कि दिया गया सेंटेंस जो है ना वो सब्जेक्टिव मूड में है, वो नॉन फैक्चुअल है। तो चलिए मैं हिंट के लिए वैसे वर्ब का एक लिस्ट आपको बता देता हूं, यानी उन वर्ब्स को देखते के साथ अगर उन वर्ब्स का यूज मेन क्लाउज में हुआ है तो समझ जाना कि उसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लाउज आएगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्टिव मूड में होगा। चलिए देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, आइए मैं लिस्ट आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। वर्ब्स फॉलोड बाय प्रेजेंट सब्जेक्टिव। अच्छा, वैसे वर्ब का लिस्ट है जिनके बाद प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का हम यूज करते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ब है, तो देखो एडवाइज है, इंसिस्ट है, प्रपोज है, प्रीफर है, रिक्वायर है, आस्क है, इंटेंड है, रिकमेंड है, सजेस्ट है, डिमांड है, ऑर्डर है, रिग्रेट है, अर्ज है, डिजायर है, प्रीफर है। अच्छा प्रीफर यहां भी लिखा हुआ था, 2 बार रिपीट हो गया, रिक्वेस्ट है और विश है। तो ये सारे वर्ब्स अगर मेन क्लाउज में हो तो उसके बाद आने वाला जो क्लाउज होगा ना वो पक्का क्या होगा, सब्जेक्टिव मूड होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव मूड होगा। बातें क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा एक सेंटेंस, हमने लिखा, देखो हमने लिखा जैसे आई, या फिर ऐसा लिखते रहो, हाँ ऐसा लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज या ही बी ऑनेस्ट, ही इज। अब आपको बताना ये जो सेंटेंस हमने लिखा ही इज होगा या ही बी होगा। अब मुझे ये बताना है कि सेंटेंस को देख के क्या लग रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि वह ऑनेस्ट है, वह ईमानदार है, तो ये तो फैक्ट हो गया। अब इसके साथ जो अभी मैंने लिस्ट में जो वर्ब्स बताए, कुछ भी वर्ब्स इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये सेंटेंस एक फैक्ट में काउंट होगा। और फैक्ट में काउंट होने का मतलब है कि ये इंडिकेटिव मूड है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। तो यहां पर बी का यूज नहीं होगा क्योंकि बी तो बेस फॉर्म है, हमें इसका यूज करना पड़ेगा, ही इज ऑनेस्ट। बात समझ में आ रही है। चलिए मैं अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां लिखा आई इंसिस्ट दैट ही बी या ही इज ऑनेस्ट। अब आप मुझे बताना, देखो यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये वाला जो सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लाउज में, उसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। इसके साथ एक ऐसा वर्ब जुड़ा हुआ है जिसको देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्टिव मूड है, ये नॉन फैक्चुअल चीज है। तो जब मैं बोलता हूं कि ही इज ऑनेस्ट, तो इसका मतलब है कि वो ऑनेस्ट है, इस सच्चाई को कोई काट नहीं सकता, ये एक फैक्ट है कि वो ऑनेस्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इस बात पे जोर देता हूं कि वो ईमानदार बने, वो ईमानदार हो, मतलब वो ईमानदार नहीं है, बस मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि वो ईमानदार बने या उसे ईमानदार होना चाहिए, मतलब ये नॉन फैक्चुअल है। तो इंसिस्ट को देख करके ही पता चल गया कि ये नॉन फैक्चुअल के बारे में बात कर रही है। तो जब नॉन फैक्चुअल है यानी सब्जेक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव का बेस फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म होता है B1, यानी कि यहां पर इज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, बी लगेगा, यहां पर बी लगेगा। तो आई इंसिस्ट दैट ही बी ऑनेस्ट, सही सेंटेंस क्या होगा, आई इंसिस्ट दैट ही बी ऑनेस्ट। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इसके अलावे कुछ वर्ब्स के अलावे कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनसे हम हिंट लगा सकते हैं कि इसके बाद आने वाला जो क्लाउज होगा वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा। अब ऐसे देखो कौन कौन से एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रेजेंट सब्जेक्टिव। अभी मैंने आपको वर्ब का लिस्ट बताया, वर्ब्स फॉलोड बाय प्रेजेंट सब्जेक्टिव। अब मैं बता रहा हूं एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रेजेंट सब्जेक्टिव। तो कौन कौन से एडजेक्टिव होंगे,
जैसे एडवाइजेबल है, बेस्ट है, क्रूशल है, डिजायरेबल है, इसेंशियल है, अर्जेंट है, इंपेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी, अर्जेंट, अच्छा अर्जेंट यहां पर हुआ है पहले विकेट, चलो ठीक है, वाइटल है, प्रेफरेबल है, रिक्वायर्ड है, एटीसी। ये सारे अगर एडजेक्टिव आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि अगेन यहां पर बात नॉन फैक्चुअल हो रही है, मतलब सब्जेक्टिव मूड है। क्लियर है ये बात? चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल हमने लिखा इट इज एडवाइजेबल, it is advisable that it is advisable that it is advisable that she some rest. It is advisable that she dash some rest. मतलब ऐसा एडवाइज किया जाता है, ऐसा एडवाइज किया जाता है कि वह थोड़ा आराम करे। मतलब वो आराम नहीं करती है, मतलब हम लोग ऐसा एडवाइज कर रहे हैं कि वो थोड़ा आराम करे। बात समझ में आ रही है? या नॉन फैक्चुअल है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देखो क्या है। पहले ऑप्शन में है टेक और दूसरे ऑप्शन में है टेक्स। तो देखो एडवाइजेबल से ये एडजेक्टिव से पता चल गया कि इसके बाद वाले जो सेंटेंस है वो नॉन फैक्चुअल है, सब्जेक्टिव मूड है। तो आप मुझे बताओ यहां जो ब्लैंक स्पेस है क्या लगाओगे? शी टेक्स सम रेस्ट या शी टेक्स, देखो यहां एस लगा हुआ, शी टेक्स सम रेस्ट, कौन लगाओगे? तो सर चूंकि ये सब्जेक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव है, तो हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए और दोनों में वर्ब का बेस फॉर्म कौन है? ये वाला है, यानी पहला ऑप्शन। तो यहां पर आपको टेक लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको टेक लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है? बात आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव के बारे में, पास्ट सब्जेक्टिव के बारे में। देखो सब्जेक्टिव मूड का जो अगला टाइप है पास्ट सब्जेक्टिव। तो पास्ट सब्जेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव से हमें क्या पता चलता है। पास्ट सब्जेक्टिव से हम क्या बताने का कोशिश करते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव से हम क्या बताने का कोशिश करते हैं? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पास्ट सब्जेक्टिव से हम क्या बताने का कोशिश करते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव हम वैसे मूड को कहते हैं जिससे हमें अनरियल या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन, हमें कोई भी ऐसा सिचुएशन के बारे में पता चलता है जो कि हमारा जो फैक्ट होता है उससे अपोजिट होता है, अपोजिट टू फैक्ट, अपोजिट टू फैक्ट। तो देखो हम यहां पर पास्ट सब्जेक्टिव मूड किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाम है पास्ट सब्जेक्टिव, लेकिन कभी भी हम पास्ट सब्जेक्टिव से पास्ट की घटनाओं के बारे में बात नहीं करते। प्रेजेंट सब्जेक्टिव से भी हम प्रेजेंट और फ्यूचर के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, और पास्ट सब्जेक्टिव से भी हम प्रेजेंट और फ्यूचर के ही सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। नाम है पास्ट सब्जेक्टिव, लेकिन किसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सर जब दोनों प्रेजेंट सब्जेक्टिव भी और पास्ट सब्जेक्टिव भी दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर के सिचुएशन के बारे में बात करता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव से हमें किसी रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है, इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट, इनडायरेक्ट एडवाइस, इनडायरेक्ट ऑर्डर या डिजायर के बारे में पता चलता है, डिमांड के बारे में पता चलता है कि कोई चीज ऐसा नहीं है बट हम लोग डिमांड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ये हो गया प्रेजेंट सब्जेक्टिव। और पास्ट सब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन
जैसा हम बोल रहे हैं या कह रहे हैं वो ठीक उसके अपोजिट है, वो ठीक उसके अपोजिट है। बात समझ में आ रही है? जैसे काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो मैंने कौन सा स्टेटमेंट दिया? काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। लेकिन इसका सिचुएशन का अपोजिट क्या है? अपोजिट यह है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। लेकिन हमने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अपोजिट दिया कि नहीं दिया? तो इसी को बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव। यानी कोई भी जब आप स्टेटमेंट देते हैं वो ऐसे सिचुएशन की बात करता है जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन से ठीक अपोजिट बात करता है, तो उसी को हम पास्ट सब्जेक्टिव बोलते हैं। और पास्ट सब्जेक्टिव हमेशा अनरियल बातें बोलती है, अनरियल बातें कहती है, मतलब जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो, हाइपोथेटिकल हो, इमेजिनरी हो, मतलब काल्पनिक बातें, उसी को हम बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव। और वंस अगेन मैं बता दूं कि पास्ट सब्जेक्टिव का पास्ट इवेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। पास्ट सब्जेक्टिव प्रेजेंट और फ्यूचर के सिचुएशन के बारे में बात करता है, जैसे कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव करता है। ठीक है, तो अब देखो पास्ट सब्जेक्टिव, जैसे देखो वहां पर मैंने कुछ वर्ब्स के लिस्ट बता दिए जिसके बाद प्रेजेंट सब्जेक्टिव आते हैं, मैंने कुछ एडजेक्टिव्स की लिस्ट बता दिए जिसके बाद प्रेजेंट सब्जेक्टिव आता है। तो सर पास्ट सब्जेक्टिव के लिए भी कुछ हिंट बता दीजिए आप प्लीज। जी मैं बिल्कुल बताता हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे पता चले को हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल मतलब जो इमेजिनरी हो, जो काल्पनिक हो, या कोई भी ऐसा सिचुएशन जो हमारे रियलिटी के ठीक अपोजिट हो, तो उसको हम पास्ट सब्जेक्टिव बोलते हैं। और साथ ही साथ पहचान की बात करें तो पहचान में आपको सेंटेंस में आपको इफ मिल जाएगा, एज इफ मिल जाएगा, एज दो मिल जाएगा, इट इज टाइम मिलेगा। इट इज टाइम को इट इज हाई टाइम भी लोग लिखते हैं। वुड रैदर सब्जेक्ट मिल जाएगा, वुड रैदर प्लस सब्जेक्ट ये मिल जाएगा। तो अगर ये देखो मैंने यहां जो ब्रैकेट में लिखा है, अगर सेंटेंस में ये चीज दिखाई देता है तो समझ लेना कि यहां पर बात किसकी हो रही है? पास्ट सब, यहां पर बात हो रही है पास्ट सब्जेक्टिव की। एक और मेन पहचान में बता देता हूं, पास्ट सब्जेक्टिव में इन सभी के अलावे आई विश का भी यूज होता है। आई विश का यूज सबसे ज्यादा होता है, आई विश का यूज सबसे ज्यादा होता है, ध्यान देना। पास्ट सब्जेक्टिव में अगर कोई सेंटेंस आई विश के बाद आ रहा है तो समझ लेना है कि यह सेंटेंस पास्ट सब्जेक्टिव का है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है इफ आई वर यू, इफ देखो इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। अगर मैं तुम्हारे जगह होता ना तो मैं वैसा नहीं करता, मतलब अगर मैं तुम्हारे जगह होता, लेकिन रियलिटी क्या है कि मैं तुम्हारे जगह पे नहीं हूं। तो ध्यान देना कि ये कैसा है? पास्ट सब्जेक्टिव है। तो पास्ट सब्जेक्टिव में देखो यहां पर हमने किसका यूज किया? वर का यूज किया। मैं फिर से बता दूं कि अगर पास्ट सब्जेक्टिव की बात हो रही है तो वहां पर आप वाज का यूज कभी भी मत करना। सब्जेक्ट कुछ भी हो, वाज का यूज मत करना। जब भी यूज करना तो किसका यूज करना? वर का करना, क्योंकि ये इसका बेस फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद देखो ही वॉक्स एज दो, तो यहां पर आप या तो एज दो लगा दो या फिर, अच्छा मैंने दो बार एज दो यहां पर रिपीट कर दिया, या तो एज दो लगा दो या तो एज दो के जगह पे आप एज इफ लगा दो, एज इफ, एज दो या फिर एज इफ ही वर ड्रंक। अच्छा एज इफ या एज दो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानो कि, मतलब ऐसा चीज नहीं है, ऐसा रियल में नहीं है, बट मान लीजिए आप ऐसा मानो कि, ठीक है, वह ऐसे बात करती है, वह मुझे ऐसे ऑर्डर देती है जैसे वो मेरी वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम ऐसे ऑर्डर देते हो मुझे जैसे तुम मेरा बॉस हो, लेकिन तुम मेरा बॉस नहीं हो। तो यहां पर ध्यान देना, एज इफ या एज दो का मतलब होता है मानो कि, मतलब आपको सपोज करके चलना, लेकिन वो चीज है नहीं, वो चीज अनरियल है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ध्यान देना, ही वॉक्स एज दो या एज इफ, वह ऐसे चलता है जैसे कि वो पी रखा हो, मतलब वो पिया हो। ठीक है, तो यहां देखो, यहां ही होने के बावजूद भी यहां पर हम वर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट सब्जेक्टिव में वाज का कोई रोल नहीं होता, जब भी होगा तो वर होगा। उसके बाद देखो, अगर कोई सेंटेंस अगर इट इज टाइम से शुरू हो, इट इज टाइम से स्टार्ट हो या इट इज हाई टाइम से स्टार्ट हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो इट इज टाइम के बाद वाले जो क्लाउज होंगे ना, जो सेंटेंस होंगे,
उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट सब्जेक्टिव में रखना पड़ेगा, यानी V2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इट इज टाइम वी कॉल्ड देम, मतलब समय आ गया है कि हम लोग उसे बुला ले, समय आ गया कि हम लोग उन्हें बुला ले। मतलब ये क्या शो करता है, ये बात बताने का काम करता है कि कोई काम जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया, इट्स टू लेट। तो कभी भी कोई भी ऐसे स्टेटमेंट ये बताना हो कि कोई काम जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो उसमें बहुत लेट हो गई है, तो ऐसे सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है, और इसके बाद का जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट सब्जेक्टिव अप्लाई होगा, यानी V2 का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इट इज टाइम वी कॉल्ड देम। उसके बाद एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर रहे वुड रादर प्लस सब्जेक्ट, तो वुड रादर प्लस सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये प्रेफरेंस बताने का काम करता है कि मैं चाहता हूं कि ये काम इस तरीके से हो, मतलब प्रेफरेंस बताने का काम करता है। जैसे देखो एग्जांपल क्या है, आई वुड रादर, अब देखो इसके बाद सब्जेक्ट लगाया जा रहा है, आई वुड रादर यू वेंट बाई कार, मतलब मैं चाहूंगा, मैं ऐसा चाहूंगा कि आप पैदल ना जा करके या ट्रेन से ना जा करके आप कार से जाएं, मतलब ऐसा मेरा प्रेफरेंस है। तो वुड रादर प्लस सब्जेक्ट क्या करता है, प्रेफरेंस बताता है। तो ये सभी पहचान है, ये सभी पास्ट सब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का पहचान है। सबसे बड़ा पहचान क्या है, आई विश, सबसे बड़ा पहचान है आई विश। उसके बाद पहचान में क्या है, इफ है, इफ है, एज दो है, इट इज टाइम है, वुड रादर प्लस सब्जेक्ट है। आई विश से मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आई विश आई विश आई विश फिर से मुझे लिखना होगा, आई विश आई विश आई वर अ सुपरस्टार, आई विश आई वर अ सुपरस्टार। काश मैं एक सुपरस्टार होता, बट मैं सुपरस्टार नहीं हूं। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस किससे शुरू हुआ, आई विश से शुरू हुआ, और आई विश वाले का, आई विश का मतलब हो गया कि इसके बाद पास्ट सब्जेक्टिव का यूज होगा। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा इन सभी मूड के बारे में, कि इंडिकेटिव मूड हम किसे कहते हैं, इंपेरेटिव मूड किसे कहते हैं, और सब्जेक्टिव में प्रेजेंट सब्जेक्टिव किसे कहते हैं, और पास्ट सब्जेक्टिव किसे कहते हैं। मैंने सारे चीज कवर कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ही मैंने बताया होगा जो कि बुक में शायद नहीं है। ठीक है, या फिर बुक में भी बहुत सारे ऐसे चीजें जो शायद मैं नहीं आपको बताया, खास करके अगर आप बुक के एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करोगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कोई भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, जब तक आप उसका एक्सरसाइज नहीं लगाओगे ना, तो इन सारे चीजों को जानने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मूड क्या होता है, मूड को कैसे समझते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर बताइएगा। आप लोगों का मैं देख रहा हूं कि आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर रोज वीडियो डाला करो, सर एक दिन में 2-2 वीडियो डाला करो। ठीक है भाई, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मेरा भी तो कुछ इच्छा है, मेरा भी तो कुछ डिमांड है। मेरा डिमांड है कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हो तो कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, जो कि मैं नहीं देख रहा हूं आपकी तरफ से। और यही सारे चीजें मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं। तो प्लीज आप इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर वाकई में हमारे वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो फिर आप इस चैनल को बड़ा परिवार बनाइए ना। छोटे परिवार लेकर के हम कितना दिन चलेंगे, फिर एक दिन ऐसा होगा कि मेरा मूड ऑफ होगा, जैसे आप लोग आज मूड पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा मूड ऑफ होगा तो सब कुछ डिलीट कर दूंगा, मैं सारा चैनल वीडियोस वगैरह सब कुछ डिलीट कर दूंगा। क्या ही फायदा है जब मैं इतना मेहनत करूं, दिन भर ये पावर पॉइंट बनाऊं, इतना रिसर्च करूं, रिसर्च करने के बाद चीज़ों को आपके लिए इतने आसानी से एक्सप्लेन करूं, इसको सिंप्लीफाई करूं, और बाद में पता चले कि 100 व्यू गए, 200 व्यूज गए। हाँ, शुरू के वीडियोस में तो भाई बहुत सारे व्यूज जा रहे थे, लेकिन अब 200-300 पे अटक जा रहे हैं। कारण क्या है भाई, कारण दो हो सकता है, या तो मुझे पढ़ाने नहीं आता है, और दूसरा ये हो सकता है कि यूट्यूब हमारे वीडियोस को नए ऑडियंस तक नहीं ले जा रही है। क्यों नहीं ले जा रही है, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं के वीडियो को ले जाता है जिनके वीडियोस पे कमेंट ठीक ठाक हुआ हो।
जिनके वीडियोस पे लाइक ठीक ठाक हुआ है और जिनके वीडियोस को ऑडियंस कम से कम 50% देखता हो, लेकिन मेरे वीडियोस तो बहुत लंबे हो जाते हैं और आज के डेट में लोगों को लंबे वीडियोस देखना पसंद है नहीं। लोग तो रील्स देखते हैं, लोग तो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, लोग तो नाचने गाने वाले लोगों को देखते हैं, लोग 5 मिनट में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो कहाँ से लोग 50% मेरे वीडियोस में टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। हाँ, 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जो सिंसियर होंगे, पढ़ने वाले होंगे, वो बहुत शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ पूरे वीडियो को देखेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं बहुत खुश रहता हूँ। और अगर यकीन मानो कि अगर मैं फिर भी वीडियो आज के डेट में बना रहा हूँ ना, तो मैं केवल 10% वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ और 90% नहीं, जो दिन भर में 100 वीडियो देख लेंगे लेकिन एक वीडियो नहीं देखना चाहेंगे। जिस एक वीडियो से उसका काम हो जाएगा वो वीडियो नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन स्क्रॉल करने की आदत हो गई, रील्स देखने की आदत हो गई है, तो फिर जिसके पास वो ब्रेन में वो कैपेसिटी नहीं है स्टे करने की ना, समझने की ना, वैसे व्यूवर्स हमारे लिए नहीं बना हुआ है। हमारे लिए जिसका ब्रेन है, जो लॉजिक लगाता है, जिसके पास पेशेंस है, वैसे व्यूवर्स हमारे चैनल पे रह सकते हैं। ठीक है, क्लाउस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं सुनील गौतम। मैंने अलग से भी क्लाउस पे वीडियो बनाया है और क्लाउस पे वीडियो मैंने रेनन मार्टिन के सीरीज में भी बनाया है, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इट्स अ गुड बाय।